हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और इस वीडियो के अंदर में हम फिनॉल वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल लेकर मैं आया हूँ, जिन सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है और उन सवालों के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहॉलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोहॉलिज्म नीट। तो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे आज का टॉपिक, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच जाता है वो हमारा बचता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी वाले टॉपिक के अंदर में जो पहला वीडियो अभी आने वाला है, वन शॉट के अंदर आएगा, उसमें हम फिनॉल्स के सारे प्रॉपर्टीज, उनकी सारी की सारी रिएक्शंस को देख लेंगे। सेकंड वीडियो जो इसके अंदर में आने वाला है कुछ देर के बाद, उस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस कर लेंगे ईथर की प्रॉपर्टीज और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। और जो थर्ड वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर में हम कर लेंगे छोटे मोटे इससे जुड़े हुए अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम फिनॉल पढ़ लेते हैं। देखो, क्योंकि फिनॉल एक ऐसा टॉपिक है जिसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वो क्या आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले आपको जो फिनॉल है, फिनॉल वाली जो टॉपिक है वो मैं फिनिश करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, फिनॉल के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग पहले जान लेते हैं बच्चों कि एक्चुअली फिनॉल होता क्या है। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल एक्चुअली इट इज द कंपाउंड, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड whose general formula or maybe the formula is C6H5OH। ठीक है, जब हम लोग फिनाइल ग्रुप के अंदर में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फिनॉल कहते हैं। दिस इज द बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग का जो एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया और यहां पर क्या लगा दिया बच्चों, OH। या फिर हम और अच्छे से कहें तो कहते हैं कि कार्बन कैसा है बच्चों, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अगर किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास OH ग्रुप अटैच है, फिर से मैं बोल दूं कि अगर किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, फिनॉल कहते हैं। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसको जनरल वर्ड के अंदर में कभी कभी इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। क्लियर है एकदम। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कभी कभी इस कंपाउंड को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है ना, दिस फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद याद रखना बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं इसके बारे में बताता हूं जो आप लोगों ने अपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में पढ़ा होगा। बच्चों, जो ये फिनॉल है, ये जो फिनॉल है, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो ये फिनॉल का जो ये OH में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, these lone pair of electrons are in the क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। यस सर, दिस OH ग्रुप का जो ये फिनॉल है का जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है सर, ये प्योर p ऑर्बिटल वाला है ना सर, प्योर p ऑर्बिटल वाला है। और यही इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्लियर है एकदम। मतलब हमने बताया कि जो ये एक जो तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि OH ग्रुप के पास पाया जाता है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल्स। किसमें पाया जाता है बच्चों, प्योर p ऑर्बिटल्स में पाया जाता है। और ये प्योर p ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। एंड यू नो दैट दिस ऑक्सी जो OH ग्रुप होता है, दिस इज क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, बेंजीन न्यूक्लियस पर बढ़ाता है। मतलब ये क्या करता है, इट increase the electron density, it increase the electron density at benzene। ठीक है ना, बेंजीन न्यूक्लियस के तरफ क्या करता है बच्चों, ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से ये कंपाउंड कैसा हो गया, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये किसके ऐसा एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना बच्चों, ये किस तरह से एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा एक्ट करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर।
ठीक है ना, ये क्या होते हैं, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। क्लियर है एकदम। ये जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, ऑर्थो और कैसे होते हैं सर, पैरा डायरेक्टर होते हैं। फिनॉल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ओके, फिनॉल की अगर हम कुछ और बातें करें तो हमें पता चला कि फिनॉल जो होता है ये ओरिजिनली आइसोलेट किया गया था एसिडिक फ्रैक्शन ऑफ कोल टार। तो ये बात याद रख लेना कि कहते हैं कि फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। हाँ सर, इसको हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना, फिनॉल को हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं, बिकॉज इसको ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट किया गया था वो किससे किया गया था, कोल टार से। ठीक है ना, बिकॉज इट इज आइसोलेटेड फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो बच्चों इसको आइसोलेट किया गया था, किससे किया गया था, फ्रॉम कोल टार। ठीक है ना, कोल टार, कोल टार से निकाला गया था बच्चों फिनॉल। क्या निकाला गया था, फिनॉल। क्लियर है एकदम। फिनॉल की कुछ बातें बच्चों, कुछ फिनॉल के ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, वो मैं लिखता हूं और आपके पेपर के अंदर में कभी कभी क्या होता है ना कि 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको वो दिख जाता है। ठीक है, वहां पे क्या बहुत जगह दिख जाता है। तो हम कुछ डेरिवेटिव्स आपको बताने जा रहे हैं फिनॉल के। ठीक है, फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव्स हैं बच्चों, उन्हें हम बताने जा रहे हैं कि फिनॉल के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। चलो, फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव्स मैं लिखता हूं। देखो बच्चों, दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है। अगर इसके यहां पर, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर में अगर OH ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है कैटेकॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम दे देते हैं बच्चों, कैटेकॉल बोल देते हैं। ठीक है, अगर बच्चों इसी पोजीशन के ऑर्थो के जगह पर इसी का पोजीशन कैसा हो जाए बच्चों, मेटा हो जाए, तो इसी का नाम दे देते हैं बच्चों क्या, रेसोरिकॉल। रेसोरिकॉल, ठीक है ना, रेसोरिकॉल बोल देते हैं। और बच्चों अगर इसके पैरा पोजीशन के ऊपर में लगा दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूनिनॉल। क्यूनिनॉल। ठीक है, ये 3 नेम है जो कभी कभी डायरेक्ट पेपर में पूछ दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैटेकॉल, दिस इज कॉल्ड रेसोरिकॉल एंड दिस इज कॉल्ड क्यूनिनॉल। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात, मैं छोटी मोटी बातें ऐसे तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन एज अ फैक्ट है ना, एक फैक्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्या होता है कि बहुत सारे जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे सॉइल बैक्टीरिया को, जो ये सॉइल बैक्टीरिया जो होता है ना, वो जो सॉइल बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में टूट जाता है। ठीक है ना, मेनी सॉइल बैक्टीरियाज कन्वर्ट द मेनी कंपाउंड्स इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज कैटेकॉल। ठीक है, एंड दिस कैटेकॉल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है ना, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर में भी मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ और डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों फिनॉल के, उन मैं लिखने जा रहा हूं, उन्हें आपको समझते चल रहा है कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स फिनॉल के होते हैं। बच्चों इसको आप जानते होंगे, दिस इज द फिनॉल। अब बच्चों यहां पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, एल्डिहाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है सैलिसल्डिहाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम आपको तो पता होना ही है, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। बच्चों फिनॉल की जगह पर अगर यहां पर मैं एसिड लगा दूं, क्या लगा दूं, एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, बड़ा ही फेमस नेम है, इसे आपको याद रखना है। तो इसको कहा जाता है बच्चों क्या, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है बच्चों, अगर यहां पर OC डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ हो और यहां पर COOH ग्रुप लगा हो तो बच्चा इसे कहा जाता है एसिटाइल सैलिसाइलेट, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग नोन एज एस्प्रिन। ये कैसे एक्ट होता है, एंटी पायरेटिक ड्रग के जैसा, है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे कि
एस्प्रिन की गोली कब ली जाती है? जब दर्द वगैरह होता है या फिर बुखार वगैरह होता है तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं। उसी का एक एग्जांपल है दैट इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, एक और डेरिवेटिव होता है दैट इज COCH3। इसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? दिस इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और इट इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल सैलिसाइलेट। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? दैट इज मिथाइल सैलिसाइलेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, और भी कुछ डेरिवेटिव्स हैं, ये सब नाम है, बस नामकरण कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, इसको कहा जाता है बच्चों, डिटॉल का एक कंपोजिशन है, इसे कहा जाता है क्लोरो ऑक्सीलिनॉल। ठीक है ना, क्लोरो ऑक्सीलिनॉल एंड द टर्पिनॉल्स, दीज आर द टू डेरिवेटिव्स ऑफ डिटॉल। डिटॉल नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो हम लोग यूज करते हैं कहीं कट हो जाता है या फिर किसी भी तरह का, है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज डेटॉल। उसका एक कॉम्पोजिशन मैंने लिख दिया है दैट इज क्लोरोऑक्सीलिनॉल। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? क्लोरोऑक्सीलिनॉल बोला जाता है। ठीक है ना, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरोऑक्सीलिनॉल। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि आजकल थोड़ा फेमस होते जा रहा है, दिस कंपाउंड इज नोन एज पायरोगैलॉल। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोगैलॉल? यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ द बोथ द ऑर्थो पोजिशन, ठीक है ना, इफ द बोथ द ऑर्थो पोजिशंस आर ऑक्युपाइड बाय द OH ग्रुप, then the compound formed is known as पायरोगैलोल। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पायरोगैलोल कहा जाता है। ये कुछ नाम है, ठीक है ना, इन्हें आपको बस क्या करना है ना, 2-4 बार देखना है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं पहले बता देता हूं आपको। लर्न करना है कैटेकॉल क्या होता है, रुसेरोकॉल क्या होता है, क्यूनिनॉल क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एसिटाइल सैलिसाइलेट क्या होता है। आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे के सारे को तो आपको मतलब कंठस्थ करना ही है, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैं आपने दिखा रहा हूं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर मैं लिखूंगा। ठीक है ना, ये सबको मैं लिखूंगा। क्लियर है एकदम? शुरू किया जाए, आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया? स्टार्ट करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पॉज कर लो वीडियो को, इसको उतार लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिख सकता है 1-1 मार्क्स के अंदर में। पॉज कर लो वीडियो को, पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना बढ़िया से सब कुछ? बढ़िया है ना एकदम? चलो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, 27 फरवरी को ना पेपर है यार, उससे पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं बीच में गायब हो जा रहा हूँ, मुझे पता है, बहुत सारे चैप्टर्स अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन जहां तक हो जा रहा है मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स डिस्कसिंग अबाउट द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हम जनरल मेथड्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो जनरल मेथड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड्स हैं, उनको हमको एक एक करके फटाफट देख लेना है। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करता हूं, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे फेमस तो नहीं बोलूंगा, एक बार मैं पढ़ा भी चुका हूं, दैट इज डाउज प्रोसेस। आर यू नो अबाउट डाउज प्रोसेस? हाँ सर, डाउज प्रोसेस के बारे में कुछ बताया था आपने, याद करो। मैंने बताया था, जब आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी एरोमेटिक जो तुम्हारे हेलोअरीन्स होते हैं ये नहीं देते हैं। हाँ सर, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आप कंडीशन को क्या कर दो, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कर दो, है ना, जब कंडीशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होता है तो उस केस में कुछ अनदर मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना, रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, और वहां पर कैसा हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाता है। बच्चों डाउज प्रोसेस में करते क्या है,
कि हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन लेते हैं और हम लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं सर? NaOH लेते हैं। हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं 350 डिग्री सेल्सियस, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं वो लगभग 300 ATM रखते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर पर जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो उस केस के अंदर में थ्रू अ स्पेशल मैकेनिज्म नोन एज बेंजाइन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बोला मैंने? बेंजाइन मैकेनिज्म। टेंशन मत लो, आपके एनसीईआरटी के अंदर में बेंजाइन मैकेनिज्म कहीं भी डिस्कस किया हुआ नहीं है। ये नीट और जेई का सिलेबस है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो कौन सी होती है बच्चों? दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होती है। और इस केस में जो तुम्हारा कंपाउंड मिलके बनता है दैट इज नोन एज फिनॉल, ठीक है। तो लेट डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग दैट व्हेन द क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इज एन ट्रीटेड विथ एन NaOH, ठीक है ना। किस में ट्रीट करते हैं बच्चों? NaOH के साथ ट्रीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। क्या बन जाता है बच्चों? फिनॉल बन जाता है। आपको इसकी मैकेनिज्म जाननी है लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो हम अभी तो नीट के प्रिपरेशन का तो वीडियो बना नहीं रहे, ये सीबीएसई ओरिएंटेड वीडियो है, तो इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखते हैं। ये हो गया बच्चों जिससे हम लोग बना सकते हैं, दैट इज फिनॉल, ठीक है। दूसरा मेथड है बच्चों फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू भी हम बना सकते हैं फिनॉल, ठीक है। अब बोलेगा सर कैसे बना सकते हो आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू फिनॉल? तो बच्चों सबसे पहले समझो कि हमें चाहिए होगा बेंजीन, ठीक है। एनसीईआरटी में देखना यहां पे लिखा होगा ओलियम। जब हम ओलियम के साथ बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ NaOH, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों? NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी दैट इज बेंजीन सोडियम बेंज, ठीक है ना, सल्फोनेट बन जाता है, ठीक है। ये बन जाता है सोडियम सल्फोनेट। और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं? मॉइस्ट नहीं लेकर अब क्या करेंगे? हम फ्यूज्ड विथ क्या बोलेंगे? NaOH, ठीक है। हम फिर से इसको क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं किसके साथ बच्चों? NaOH के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको NaOH के साथ फ्यूज करोगे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। यहां पे क्या बन जाता है बच्चों? फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। और फिर फिनॉक्साइड आयन की आप क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाएगा सर? फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप बेंजीन फिनॉल से आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा जो तीसरा तरीका होता है वो होता है फ्रॉम BDC। हम BDC से ही बना सकते हैं। आर यू नो अबाउट BDC की मुझे बताना होगा फिर से। BDC याद है सब कोई को? दैट इज एन बेंज डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। कैसा दिखता है? उसका शक्ल भी याद होगा सभी कोई को जिसने भी हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स पढ़ा होगा, और जिसने भी अभी तक हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होगा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वहां से जाएंगे। और YouTube पे या फिर आप YouTube पे भी टाइप कर सकते हैं हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स बाय ऑर्गेनोहॉलिज्म नीट, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो BDC को समझते हैं बच्चों, दैट इज दिस इज नोन एज BDC। यू नो अबाउट दिस BDC कंपाउंड? यस सर, दिस इज नोन एज एन बेंज डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आप बच्चों याद रखना कि इस बेंज डाइजोनियम क्लोराइड पर जब हम क्या करते हैं? स्टीम वाटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टीम वाटर। याद रखना इस बात को, वी यूजेज स्टीम वाटर, ठीक है। हम यूज करते हैं स्टीम, ठीक है। तो हम जब स्टीम वाटर जब हम लोग BDC पे गिराते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। किसका प्रिपरेशन हो जाता है सर? फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये तीसरा मेथड है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो क्या? फिनॉल, ठीक है। क्या कर सकते हो आप? प्रिपेयर फिनॉल कर सकते हो। जल्दी छापो इसे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, दैट इज द थर्ड टॉपिक, ठीक है, वी कैन प्रिपेयरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है बच्चों, ये जो मेथड है ना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है, इस पे लगाओ स्टार नहीं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इस इतना खतरनाक टाइप का ये तुम्हारा टॉपिक है। तो लेट डिस्कसिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बच्चों इसे बोला जाता है क्यूमीन प्रिपरेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन से प्रिपरेशन। मतलब हम यहाँ पर क्यूमीन के थ्रू हम प्रिपेयर करने वाले हैं फिनॉल को। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट में इस रिएक्शन को लिख के दिखाता हूं। बच्चों क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है क्यूमीन। क्या कहा जाता है बच्चों? क्यूमीन। दिस कंपाउंड इज also called isopropyl benzene। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज isopropyl benzene। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है बच्चों? क्यूमीन है। बच्चों सबसे पहले क्यूमीन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हम बनाते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। हम क्या बनाते हैं? क्यूमीन पेरोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज क्यूमीन पेरोक्साइड। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन पेरोक्साइड। और क्यूमीन पेरोक्साइड को फिर हम क्या करते हैं? एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन प्लस फिनॉल। ठीक है, क्या बनता है बच्चों? एसीटोन भी बनता है और फिनॉल भी बनता है। यहां पर सिर्फ में प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसीटोन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो फिनॉल ना पूछ के वो एसीटोन पूछ लेता है कि इसकी बाई प्रोडक्ट रिएक्शन की क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप रटो, क्या रिएक्शन रटना है कि दिस इज एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव अ क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? क्यूमीन पेरोक्साइड बोलते हैं। और क्यूमीन पेरोक्साइड की जब हम लोग क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वी विल बी गेट a cumene sorry phenol as well as acetone। ठीक है, this is the most important method of the preparation of phenol। फिनॉल के प्रिपरेशन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो यही वाला है। ठीक है, तो लेट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच दिस रिएक्शन हैपन। ठीक है ना, हमें मैकेनिज्म भी जानना होगा, ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो मैं मिटाता हूं और फिर मैं एक पेज पे पूरा मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बच्चों यहां पर याद रखना, मैकेनिज्म के अंदर में हमें जानना है कि जो ये मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है सर? देयर इज एन ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है सर? ऑटो ऑक्सीडेशन अकर होता है। ठीक है, बाय फ्री रेडिकल। ठीक है ना, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विथ क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट। ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में होता है? कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है, लाइक HBr। तो इसको समझते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्या होता है एक्चुअली। बच्चों जो HBr है ये सबसे पहले ब्रेक करके बनता है HNBr आयन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दिस इज नोन एज क्यूमीन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, इस क्यूमीन पर सबसे पहले समझना कि जो ये क्यूमीन है इसके ऊपर अटैक करेगा Br फ्री रेडिकल, और यहां से इसके आयन को क्या करेगा? होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और ये बना लेगा बच्चों क्या? हाँ, ये वाला फ्री रेडिकल, और यहां बन जाएगा बच्चों HBr। क्या बन जाएगा? HBr। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है
क्योंकि रिएक्शन तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। हाँ सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से करता है, होमोलिटिकली क्लीव करता है। और यहां पर होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां पे ये आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है ना। ये आकर इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्लियर है, देखो ध्यान से, ये आ गया ना। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या होता है कि जो ये H आयन जो इधर उधर मार्केट में घूम रहा होगा, मैं भी तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनाना सिखा रहा हूं। ये देखो, ये हो गया ओ फ्री रेडिकल, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी किसकी, HBr की। किसकी रिएक्शन हो जाएगी, HBr ले लो, या फिर सीधा सीधी बोल दो, यहां से फिर से ये टूटेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, और यहां पर बनेगा, देखो ध्यान से, CH3 OOH, ठीक है ना। देखो ये बन गया ना, दिस इज नोन एज क्यूमीन पेरोक्साइड, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, क्यूमीन पेरोक्साइड। अब साफ साफ है यार, जब Br आयन घूम रहा है, H प्लस भी तो घूम रहा है, मिलकर क्या बना लेगा, HBr। तो ये कैटलिस्ट हुआ कि नहीं, रिएक्शन का कैटलिस्ट हुआ ना। तो ये हमने बताया हाउ टू प्रिपेयर क्यूमीन पेरोक्साइड। अब बताता हूं किस प्रकार से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है और क्या बनता है, फिनॉल, ठीक है बेटाओ। किस प्रकार से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है और क्या बनता है, फिनॉल, देखना। अब देखो, जो मैंने क्यूमीन पेरोक्साइड बनाया है, क्या बनाया है मैंने, क्यूमीन का जो पेरोक्साइड बनाया है, ठीक है। इस क्यूमीन पेरोक्साइड की अब होगी हाइड्रोलिसिस। अब हम करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन पेरोक्साइड। देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्यूमीन था, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं था, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं क्या होऊंगा, H प्लस के साथ। तो तुमको पता है कि जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। और बच्चों यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। साफ साफ दिख रहा है कि दिस वाटर विल बी लीव। जैसे ही ये वाटर लीव करेगा तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी ना। ये वाली जो वैलेंसी होगी वाटर के लीव करते ही, ये वाली जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी सर, फ्री हो जाएगी, है ना। ये वाली जो वैलेंसी है वो फ्री हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, देयर इज अ माइग्रेशन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फिनाइल, माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ध्यान देखो, ये जो तुम्हारा ग्रुप है ना वो यहां आ जाएगा। फिनाइल ग्रुप के माइग्रेशन होते ही यहां वाला जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ गया बच्चों क्या, पीएच। ध्यान सुनना, अब देखो यहाँ पे जो ये मैंने पानी निकाला था ना, ये पानी को फिर से लाओ, ये पानी को क्या करो सर, फिर से लाओ। ये पानी जो निकला था ना ये फिर इस पे अटैक करेगा। और यहां से ध्यान से देखना, ये देखो, ये OH है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये आ गया OPH, ऐसा कुछ है। अब ध्यान से देखना, ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन है वो इधर माइग्रेट करेगा, ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, जो कि देखो एक H प्लस का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये माइग्रेट करके इसके साथ बॉन्ड तोड़ा और इधर जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा और इधर से अटैचिंग होगा। इधर से देखो ध्यान से, क्या बना, C डबल बॉन्ड O CH3 बनिया। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है ना। और इधर से क्या बन गया बच्चों, दैट इज फिनॉल। So this is the preparation of phenol and very important industrial method of preparation of phenol, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नीट और जेई के अंदर में ये आज तक नहीं आया होगा ना, तो 4 से 5 टाइम आया होगा, ठीक है। इसलिए आपके पेपर में तो आना 100% चांस है। हम तो 99% बोलते हैं कि ये पेपर में दिखेगा ही दिखने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैकेनिज्म ना आए, बट आपको जो स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन लिखा था ना एक वाला, है ना, कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेके उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको क्या बना दो, ऑटो ऑक्सीडेशन होती है, और उसकी प्रिपरेशन करके क्या बनती है, क्यूमीन पेरोक्साइड। और क्यूमीन पेरोक्साइड का जब हम लोग क्या कराते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम,
देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन एंड फिनॉल। ठीक है, देखो हम इतना जोर पहली बार बाई प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज एसीटोन एंड फिनॉल। क्लियर है एकदम, एसीटोन एंड फिनॉल। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया बच्चों दैट इज प्रिपरेशन की बात। ठीक है, फिनॉल हमने बना लिया। अब बारी है बच्चों दैट इज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फिनॉल। ठीक है, इस फिनॉल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग को जानना है, और केमिकल प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना फिजिकल प्रॉपर्टीज का, मेरे बताने के बाद भी। ठीक है बच्चों, बोलते हैं कि फिनॉल जो होता है इज अ वाइट क्रिस्टलाइन। ठीक है ना, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये जो तुम्हारा होता है ये क्या होता है सर, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 40.5 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 40.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इज 40.5 डिग्री सेल्सियस। बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों वो कहते हैं कि फिनॉल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी जो होती है सर वो बहुत ज्यादा, लगभग 180 डिग्री सेल्सियस मान लो। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फिनॉल। ठीक है, इसकी फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, हाई होती है। क्या बोलते हैं, ड्यू टू, बस समझ में आ गया आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक याद रखना कि फिनॉल है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अल्कोहल से भी ज्यादा होती है, फिनॉल से भी, ईथर से भी ज्यादा होती है, और हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होती है। अगली बात कर लेते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों याद रखना कि जो फिनॉल होता है, ठीक है, दे आर सॉल्युबल। ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। किसमें होता है, सॉल्युबल इन, ठीक है, दे आर द सॉल्युबल इन, ठीक है, क्या बोल सकते हो, वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चलते ये जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं। अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक मिथेनॉल, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, एक्सेट्रा में भी क्या होते हैं बच्चों, ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं सर, सॉल्युबल होते हैं। क्लियर, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ठीक है, एक बात और हमें करना है डिस्कस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक कंपैरिजन होता है सर, ध्यान सुनना। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, नीचे आगे लिख देता हूं, ठीक है, इसको मिटा के लिख देता हूं। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक कंपैरिजन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं कराता हूं आपको। दैट इज एक क्वेश्चन के थ्रू ही आता है, वो बस समझना है आपको। बच्चों एक कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो N डबल बॉन्ड N O O H,
ठीक है, ये होता है बच्चों दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है सर? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहा जाता है। और बच्चों एक कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या डिफरेंस है आप इसके अंदर ध्यान से देखो कि जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसके अंदर में आपको देखने को मिल रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इसके अंदर में क्या देखने को मिल रहा है आपको? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर में ही क्या हो रहा है? एच बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल की, किसकी बात करता हूं मैं? ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखना पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, जो ये जो बॉन्डिंग होती है पैरा नाइट्रोफिनॉल में, वो कैसा देखने को आपको मिल रहा है? ध्यान से देखो कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है दिस इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा नाइट्रोफिनॉल यहां हो रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वहीं पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों इसी कारण से ड्यू टू दिस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस मॉलिक्यूल विल बिकम स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यह कंपाउंड कैन, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल आपको एक किसी मिक्सचर के अंदर मिल जाए तो यू कैन इजीली सेपरेट द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विथ पैरानाइट्रोफिनॉल। कैसे सेपरेट कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीम वोलेटिलेशन। ठीक है ना, बिकॉज जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब इसकी वोलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होने के चलते जब आप बहुत ज्यादा स्टीम मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे ना तब ये कंपाउंड क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, इससे तो आसानी से ना ये दोनों को सेपरेट हम कर पाते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जानना बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिडिटी की। बच्चों एसिडिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो एसिड क्या होता है। एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन इजीली रिलीज एज H+ आयन। तो यू आप खुद देखो कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यह मॉलिक्यूल जो है सर वो क्या हो चुका है? स्टीम वोलेटाइल हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अपना H+ आयन को इतना आसानी से डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज जो इसका हाइड्रोजनवा है वो क्या कर रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। ये बात तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है, बस मैं उसको रिकैप्चुलेट करा रहा हूं। तो एसिडिटी याद रखना हमेशा पैरा की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो वाला। दूसरा बात कर लेते हैं बच्चों दैट इज वोलैटिलिटी। तो वोलैटिलिटी में हम बोल सकता हूं कि जो ऑर्थो है उसकी वोलैटिलिटी पैरा वाला से क्या होगा सर? ज्यादा होगा। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो साफ साफ है यार, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इंटर की एज कंपेयर टू इंट्रा, तो पैरा की ज्यादा होगी। उसके साथ साथ और एक पॉइंट होता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पैरा का ज्यादा होगा ऑर्थो से, तो याद रखना इस बात को। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? पैरा का ज्यादा होता है ऑर्थो से। ये वाला क्वेश्चंस आपके मतलब क्या बोलूं मैं, सीबीएसई के अंदर में रिपीटेड है। ठीक है, कई तरह से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। पहला सवाल तो यही पूछ देगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज एन स्टीम वोलेटाइल। ठीक है ना, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, यू कैन इजीली टैकल आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। क्लियर है एकदम? तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। लेट्स डिस्कस अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, हमें इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है और उससे साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को तो पढ़ना ही है, हम उसके साथ साथ एक और टॉपिक जानेंगे जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल। क्या जानना है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर में टेस्ट पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने अभी मात्र एक ही टेस्ट आपको पढ़ाया है ना, दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, जो क्या करता था? प्राइम, ओह ये भी मैंने नहीं पढ़ाया अभी। ठीक है, ये भी पढ़ाना है अभी।
अल्कोहल के अंदर में, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट पढ़ाना है। तो अभी क्या है ना, ये सारे केस क्या होते हैं ना कि आपको क्वेश्चन के अंदर में क्या होता है कि आपको लिखा रहेगा ना कि 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए रहेंगे और पूछेगा कि इन दोनों को हम किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आपको यही पूछ दिया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे। हाँ सर, कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, वहीं पर पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। इसी प्रकार से आपको ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करो। तो उसके लिए हम 2-3 टेस्ट जानेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं ल्यूकास टेस्ट, पढ़ा चुका हूं, बस उसको फिर से एक बार बताना है कि ल्यूकास टेस्ट किसे कहा जाता है। फिर एक पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट होते हैं ना ये अल्कोहल के लिए होते हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे आगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिनॉल के टेस्ट समझते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट आर द टेस्ट्स ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो शुरू किया जाए, टेस्ट्स ऑफ फिनॉल, हेडिंग लगाएंगे टेस्ट्स ऑफ फिनॉल। बहुत बोलना पड़ता है यार। हाँ, एक 1.5 घंटे में फिनिश हो जाएगा फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 घंटा सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। चलो, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट रीमर टिमन पढ़ाना है ना, और उसके साथ साथ कॉल्ब-स्कीमिट रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करता हूं, दैट इज टेस्ट्स ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के कुछ टेस्ट्स हैं, उन टेस्ट को समझते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला टेस्ट है फिनॉल का, जिसे कहा जाता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको सर? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बच्चों जो फिनॉल होता है उसको जब आप FeCl3 सोल्यूशन के अंदर में डिसॉल्व करोगे तो ये जो तुम्हारा जो फिनॉल होता है वो क्या करता है सर, वो ग्रीन टू पर्पल वॉयलेट कलर तक का क्या देता है, कलरेशन देता है, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सम एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उतना नहीं जानना है आपको। दैट इज अ फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, व्हेन फिनॉल, ठीक है, इज एडेड इन फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना, FeCl3 के अंदर में डालते हैं अ डिप, ठीक है ना, वॉयलेट कलरेशन, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, डीप वॉयलेट कलरेशन, ठीक है, ऑब्जर्व या सीन जो बोलो, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है बच्चों जिसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। देखो एक इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं, ये जो फिनॉल है ना, इसका रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ कराते हो तो हाँ सर, ये सोडियम के साथ रिएक्शन देकर बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम के साथ रिएक्शन देकर क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और एक गैस इवॉल्व करता है हाइड्रोजन। मेटल वाला रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि इज एन एसिड, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है कभी भी तो दे कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, जबकि एसिड बेस रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया सॉल्ट और ये रिलीज हो गया वाटर। लेकिन यही काम जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ, रिएक्शन नहीं होता है। वैसे ही अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 के साथ तो भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होता है सर, वेरी स्ट्रांग बेस होता है, ठीक है। ये स्ट्रांग बेस कभी भी स्ट्रांग मतलब इस सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि स्ट्रांग सॉल्ट बेस है उसके साथ रिएक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है, इस कारण से ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। बोथ आर देन स्ट्रांग एंड स्ट्रांग होने के चलते सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है एकदम। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। जो थर्ड टेस्ट होता है, आई थिंक दो ही टेस्ट के बारे में पढ़ना था क्या हमें, ठीक है, यही दोनों टेस्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा आपको पता ही होगा कि फिनॉल एक एसिड है, फिनॉल
इज एन एसिडिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा सर, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द टेस्ट ऑफ फिनॉल, क्लियर है। नाउ कुछ रिएक्शंस जानते हैं जो फिनॉल देते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है वो, ठीक है, जो हमें जानना है। डाल दो। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल लगाए कोई। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फिनॉल देते हैं, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फिनॉल देते हैं, ठीक है। फिनॉल देते हैं क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है दैट इज हैलोजिनेशन। क्या होता है सर, हैलोजिनेशन। इंटरेस्टिंग बात पता है हैलोजिनेशन के केस में बच्चों, हैलोजिनेशन रिएक्शन इतना आसान से और इतनी स्मूथली हो जाता है कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें किसी भी लुईस एसिड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। किसी भी लुईस एसिड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये बात याद रख लेना है कि हैलोजिनेशन के केस में नो रिक्वायरमेंट ऑफ लुईस एसिड, ठीक है ना। हमें लुईस एसिड का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर आप फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम लाइक CCl4, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है सर, ऑर्थो पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा और पैरा पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ऑर्थो पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा और पैरा पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि इन केस ऑफ वाटर, अगर आप वाटर डाल देते हो तो क्या होता है, ऑल पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन, ठीक है। ऑल ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन। मतलब आप फिनॉल का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करा देते हो, किसके साथ कराते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 ट्राइब्रोमोफिनॉल। याद रखना ये कैसा होता है, व्हाइट PPT होता है, ठीक है। ये कैसा बनाता है, PPT का फॉर्मेशन करता है, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ रहा है, जाओ मैंने बोल दिया ये पेपर में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा यार, मतलब फिनॉल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके अंदर में क्वेश्चंस लगभग कंसेप्टली क्लियर है कि यहीं से आने वाले हैं। बस अब आपको डिपेंड करता है कि आप उस बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन फिक्स होता है कि हाँ सर यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि इन केस ऑफ द वाटर ऑल द पैरा एंड द ऑर्थो पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन। किसके थ्रू ऑक्युपाइड हो जाता है सर, ब्रोमीन के थ्रू ऑक्युपाइड हो जाता है। ये हो गया सर हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। सेकंड जान लेना बच्चों, ठीक है। सेकंड जान लेना बच्चों, दैट इज ब्रोमिनेशन कर लिए, अब हम करेंगे नाइट्रेशन, ठीक है। बता दूं, यही तो जानना है, ब्रोमिनेशन जानना होता है, नाइट्रेशन जानना होता है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जानना होता है, एसाइलेशन जानना होता है,
है ना, यही सब तो जानना होता है जिंदगी में, और कुछ तो होता नहीं है चैप्टर में। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस टॉपिक को भी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड, दैट इज नाइट्रेशन। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं सर नाइट्रेशन की। ठीक है ना, किसकी बात करने जा रहे हैं? नाइट्रेशन की। ध्यान समझना, नाइट्रेशन के केस में क्या होता है, ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रेशन के केस में क्या खासियत है। बच्चों, जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सही है, क्या बनता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का प्रिपरेशन कर लेते हैं और पैरानाइट्रोफिनॉल का प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि अगर इसी फिनॉल का रिएक्शन आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ करा के देखो, जब आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हो तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड। अच्छा से लिख दूं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, ये जो मेथड है ना, इसका जो यील्ड आता है वो पुअर आता है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू जब आप प्रिपरेशन करते हो तो इस मेथड के थ्रू क्या आता है? जो यील्ड आता है वो पुअर आता है ना। यील्ड जो आता है वो कैसा आता है? पुअर आता है। तो पुअर तो आता है, तो इसको हम लोग करें क्या कि जो यील्ड है वो सुधर जाए। तो हम ऐसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ करा देते हैं। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा एक्सेस मिलेंगे ताकि इसकी जो दोनों पोजीशंस हैं वो भर जाए। ठीक है, NO2 NO2। फिर हम इसका रिएक्शन जैसे कि ये करा दिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। अब इसको NaOH दे दो। ठीक है, इसको क्या दे दो? NaOH दे दो या सोडियम कार्बोनेट दे दोगे, दोनों से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट भी दे सकते हो, NaOH दे सकते हो, कोई भी दे दो। मैं सोडियम कार्बोनेट देता हूं, इसमें हो जाएगा SNAR रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट देते हैं, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ आ गया NO2, यहाँ आ गया NO2। ठीक है, अब इसकी बस सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दो। सिंपल क्या कर दो सर? हाइड्रोलिसिस कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ पर NO2 आ गया, यहाँ पर NO2। एक मिनट, एक चीज छूट रहा है क्या? कुछ तो छूट रहा है, मैंने किया गलती क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद फिर इसको नाइट्रेशन कर दो। ठीक है, नाइट्रेशन कर दो यार। जैसे ही नाइट्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब बात है सर कि जब एक लाइन में आंसर आ रहा था तो यील्ड को ज्यादा लाने के लिए इतना घुमाना क्या पड़ा? क्यों सर? उसका यील्ड जो है वो पुअर आता है। बच्चों, पुअर आने का रीजन है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन अनदर ऑक्सीडेटिव कंपाउंड। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो ये यील्ड आ रहा है ये पुअर आ रहा है। पुअर यील्ड जो आता है, ये जो पुअर यील्ड आया है इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, एक अनयूजुअल कंपाउंड, एक अनयूजुअल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्यूनॉन। क्या कहा जाता है? क्यूनॉन। देख लो, इस कंपाउंड को क्यूनॉन कहा जाता है। ठीक है, क्यूनॉन ये बन जाता है। दैट्स वाई हम लोग इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। एनसीईआरटी भी इसको डिस्कस की है, तो हो सकता है कि ये पेपर में दिखे। ठीक है, एनसीईआरटी में डिस्कशन है, मैंने नहीं किया कि क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ करा दो, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस करो, फिर एक नाइट्रेशन करा दो, हो गया। बढ़िया गया। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ फटाक से। यही दोनों थे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, नाइट्रेशन क्वेश्चन में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, हॉट टॉपिक है, टीचर्स हर साल पूछते हैं इससे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इसको भूलना नहीं है, नाइट्रेशन को। ठीक है, नाइट्रेशन को नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नाइट्रेशन नहीं भूलना है।
ठीक है, नाइट्रेशन नहीं बोलना है। बता दो अब देखो आगे, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, साथ में सल्फोनेशन बाकी है क्या, करा दिया, नहीं करा, सल्फोनेशन कोई दिक्कत नहीं है। सल्फोनेशन के अंदर में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि आप फिनॉल ले लो, है ना, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 रिएक्शन करा दो यार, क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन करा लिया हम लोग। चलो अब आते हैं अल्काइलेशन के ऊपर, अल्काइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन सिंपल है, अल्काइलेशन तो करा सकते हो आप आसानी से, ठीक है, अल्काइलेशन कराना तो बहुत आसान होता है। क्या करते हो आपको पता होगा, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्या कहलाते हैं, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ, ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा यार, पैरा मेजर होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है, चले आगे बढ़े, क्लियर एकदम, ये हो गया अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, ये हो गया अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, क्लियर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यार नेम रिएक्शंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, लिखो फटाफट सब कोई, दैट इज कोल्ब्स कीमेट रिएक्शन, या फिर इसको एनसीईआरटी कोल्ब्स रिएक्शन भी लिखती है। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यार, इसको इतना बार लिखोगे उतना, कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है, इसको कोल्ब्स स्कीमेट रिएक्शन भी बोलते हैं लोग बोलने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी कोल्ब्स रिएक्शन लिखती है। ये इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, बेंजीन सल्फोर सॉरी दैट इज सैलिसिलिक एसिड। बनाते कैसे हैं कि हम क्या करते हैं बच्चों, फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनॉल, ठीक है, इस फिनॉल का जो रिएक्शन होता है, जो फिनॉल मैंने लिया है, ठीक है, इस फिनॉल के रिएक्शन कराने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रखते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, फ्यूजेस विद NaOH, और फिर फर्दर क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इसकी क्या करते हैं सर, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सैलिसाइलिक एसिड, इसे क्या कहा जाता है सर, सैलिसाइलिक एसिड कहा जाता है। होता क्या है यार, मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है, देख लो, होता क्या है कि सबसे पहले समझो कि जो फिनॉल है ये फ्यूज करेगा NaOH के साथ और प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर, ध्यान देखो, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहां उतारेगा, यहाँ पे आ गया थोड़ा नेगेटिव चार्ज, ये मेरे पास क्या है, छोटू, है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसके चलते कुछ उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, आ जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल लगाए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बताओ क्या होगा, H+ रिमूव करेंगे यहां से, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की सियाही से लिखी है जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, क्लियर, मैकेनिज्म कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान तो है, आगे बढ़े, चलो, ये हो गया सर कोल्ब्स कीमेट रिएक्शन, ठीक है, क्या बोल दिया इसको मैंने, कोल्ब्स कीमेट रिएक्शन बोल दिया, लिखो हेडिंग लगाओ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टाइम लगेगा थोड़ा सा, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन,
केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है, इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है, इश्क है पिया। बढ़िया आएगा रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बार स्टार लगाना लगा लो। रीमन टीमन रिएक्शन पर आपको जितनी बार स्टार लगाना है, आर तो ठीक से लिखो मास्टर। रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर में आपको जितने स्टार लगाने हैं, कितना स्टार लगाओगे उतना स्टार कम है, ठीक है। होता क्या है रीमन टीमन रिएक्शन, ध्यान समझना बच्चों। अगर आप रीमन टीमन रिएक्शन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है, तो बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिनोल, ठीक है। इस फिनोल का रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3। किसके साथ कराते हैं सर? क्लोरोफॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम लेते हैं इसको NaOH, और थर्ड काम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं सर? इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए कलर से चेंज कर लिख रहा हूं। इसमें वो क्लोरोफॉर्म, NaOH और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। दिस इज एन आवर पैराफिनॉल, है ना। और देयर इज अ फॉर्मेशन, ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? सैलिसल्डिहाइड। इसका क्या नाम दे देते हैं हम लोग? सैलिसल्डिहाइड। और ये हो गया सर फिनोल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? फिनोल कहते हैं। क्लियर? ठीक है, कुछ बातें लिखो। कहते हैं कि ऑर्थो डेरिवेटिव या फिर ऑर्थो आइसोमर इज मेजर प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या बोलेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, पैरा आइसोमर। स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा आइसोमर इज also फॉर्म, ठीक है, वो भी बनता है, ठीक। दूसरी बात, दे कैन बी सेपरेट। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज, बोलो, अरे हाँ, दे आर स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। जो ऑर्थो वाला है वो क्या है सर? स्टीम वोलेटाइल। देखो ना, फिर से इसमें हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, इंटरमीडिएट, ठीक है। कहते हैं कि द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, बस लिख के छोड़ दूंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है, इज डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, ठीक है। ClCl, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज अ ट्रिपलेट कार्बीन। इससे ज्यादा आपके पेपर के लिए नहीं, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। चौथी बात इंपॉर्टेंट, कहते हैं बच्चों कि अगर यहां पर क्लोरोफॉर्म के जगह पर क्या ले लिया जाए? CCl4, कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ CHCl3, ठीक है। इफ वी टेक CCl4, क्या ले लेते हैं? CCl4, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है सर? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये देखो, समझाने के लिए तो बहुत कुछ समझा सकता हूं, टाइम नहीं है, इतना ही में काम करना होगा। In place of the CCl3, if we take a CCl4, the product formed is salicylic acid. क्या बन जाता है सर? Salicylic acid बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है सर? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। एक और बात, इफ KOH is used in case of CHCl3 plus KOH, ये ले लेते हैं,
ठीक है, तो इस केस में याद रखना पैरा आइसोमर इज मेजर, ये क्या होता है सर, मेजर होता है। ठीक है, क्या हो जाता है सर, वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये कुछ बातें थी सर राइमर टाइमर के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको करके ही जाना है। और जो मैंने पॉइंट्स लिखी हैं बहुत ही समराइज करके लिया यार, नहीं तो राइमर टाइमर पढ़ाने के लिए मुझे 1.5 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि इतना जल्दी में ही मैं फिनिश कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में सर, रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखाओ, ये हो गया सारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक और दो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज उसे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को आप रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, और एक पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। दो बातें हैं, एक को बोला मैंने रिडक्शन ऑफ फिनॉल, एक को बोला मैंने क्या बोले, ऑक्सीडेशन ऑफ। तो फिनॉल का आपको रिडक्शन सीखना है। क्या सीखना है सर, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को रिड्यूस कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये है मेरा बच्चा फिनॉल, ये है मेरा बच्चा फिनॉल। ठीक, देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, ये करके दिखाओ मुझे, ये करके दिखाओ मुझे, ये देखो ध्यान से बच्चों। अगर इसका रिएक्शन आप जिंक डस्ट के साथ करते हो, किसके साथ करते हो, जिंक डस्ट, सारा बेंजीन आ गया। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, ये क्या बन जाता है, बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन। अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं निकल और 3 हाइड्रोजन के साथ, क्या बोला मैंने, निकल, निकल। ठीक है, किसके साथ करा दिया मैंने, निकल के साथ करा दिया, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा सर इसका। मैं निकल का 2 हाइड्रोजन के साथ कराऊंगा तो मुझे को इतना बता दे कोई, निकल का रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ करा दिया तो मुझे को कोई समझा दे कोई। क्लियर, अरे इतना आसान है यार, बच्चा भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 3 3। हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, मतलब फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना है, एनसीईआरटी में तो एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है वो याद रखना, KMnO4H+, ये कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, Na2Cr2O7H+, तीसरा CrO3H+। ठीक है, CrO3 ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप FeCl3 और बेस के साथ यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ओ भगवान, ये सारे के सारे करेंगे, प्रोडक्ट सेम आएगा सर, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। कि जब आप फिनॉल, ओ माय गॉड, का रिएक्शन Na2Cr2O7 और H+ के साथ कराते हो, एक लल्लू सा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्यों ही बोलते हैं आदमी को। ठीक है, ये लल्लू सा प्रोडक्ट मिलता है, याद पहले ही बता चुके हैं, एक छाप देंगे सीधे हो जाएगा। क्यों नॉट, नहीं याद, कैसे नहीं याद है, बता तो दिया मैंने। ठीक है, तो याद रखना। एक और रिएक्शन होता है भाई, उसको बोलते हैं एल्प्स। क्या बोलते हैं, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। नहीं आएगा पेपर में, लेकिन बता देते हैं, नहीं आएगा तो नहीं आएगा जी, हम बोल दे रहे नहीं आएगा। बोलते हैं सर फिनोल का रिएक्शन आप K2H2O8 के साथ है। ये क्या होता है सर, K2H2O8 है ना, बेस के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में बेस, बेस से बेस, बेस से बेस तो बन जाएगा। नाम बताओ तुम लोग क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों यही तक था आज का लेक्चर, यहां तक आपका फिनॉल खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अल्कोहल एंड ईथर्स। तो पढ़ाई करते ही रहना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो डाउट पूछिए।
मैं जानता हूँ बच्चों कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं कर पाया, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता था कि बहुत सारे सवाल करा पाऊँगा, सीबीएसई के सारे टॉपिक्स को फिनिश करा दूंगा, नहीं करा पाया मैं। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि 2-3 लेक्चर्स के अंदर में मैं इसको निपटा दूँ, कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ख़त्म कर दूँ, ठीक है। और अगर हो गई अच्छी तरह से सब कुछ बढ़िया चला तो हम इनऑर्गेनिक की तरफ भी आएंगे। हाँ, लेकिन अब खुश होने की बात ये है कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे टीचर्स आ चुके हैं। जल्द ही आपको वो सारे के सारे चेहरे लाइव या फिर रिकॉर्डेड के व्यू के अंदर में देखने को मिलेंगे। कौन कौन है गेस करने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ मैं। डॉक्टर, टोटल 3 हमारे पास फैकल्टीज आएंगे जो हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। उन्हें हमें को समझना है कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 टीचर्स हैं जो कि पढ़ाएंगे। फर्स्ट जो आपको फिजिक्स लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो कौन होंगे बता देता हूँ। डॉक्टर एसके रंजन पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, ठीक है। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक न्यू टीचर मैंने हायर किया है, वो होंगे डॉक्टर डीके, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी जो बायोलॉजी जो टॉपिक है वो अभी एक ही टीचर्स लेंगे, दोनों के दोनों ये हैं डॉक्टर एलके, ठीक है। तो डॉक्टर एलके, डॉक्टर डीके एंड डॉक्टर एसके रंजन, यू कैन टीच द फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं ले लूंगा, ठीक, मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं ले लूंगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।